सिलेबस टेस्ट होगा पूरा सिलेबस का। 11th में जितने भी चैप्टर्स हैं आप लोगों के नीट में, वो सबका जो है सब चैप्टर्स उसमें आएंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कितने बच्चे यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स हैं, बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 14 है। देखो आपका ऑलमोस्ट क्या हो ही गया है ये चैप्टर। ठीक है, इसमें जो मेन चीजें थी ना, अगर आप अपना 12th का एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको लगेगा मैम ये चीज तो आपने कराई नहीं, मैम ये वाली तो आपने कराई नहीं। तो मैंने बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारे कॉन्सेप्ट्स, रुक जाओ, करवाए हैं जो आप लोगों के बेसिकली होते हैं जीओसी में। उसके अलावा जो भी रह गया है वी विल डू इन ग्रेड 12। ठीक है, ग्रेड 12 का नहीं आएगा सलोनी, वो कैसे आएगा मैम, अभी कुछ चैप्टर स्कूल में भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हाँ, तो आपको, अरे उसमें चैप्टर सारे होंगे बट आपको तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना जो आपको आते होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ ओके नहीं है कि मैम। तो सारे चैप्टर से आ रहे तो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। अगर मान लो आपको, मान लेते हैं मैंने जो चैप्टर कराए हैं, 6-7 चैप्टर कराए हैं, उसके अलावा आपको नहीं आता कुछ भी, तो आप वो नहीं अटेम्प्ट करेंगे, सीधी सी बात है। जो आता है वही करना है। ठीक है, हाँ आफ्ताब बोलो। मैम क्वेश्चंस टोटल्स कितने आएंगे? 180? जो नीट में आते हैं तुम्हारे, यस। ठीक है, जो नीट का होता है ना 720 मार्क्स का, बिल्कुल वैसा ही आएगा। ठीक है, तो सब देंगे वो टेस्ट, तुम सब देंगे। अगर किसी ने भी कैंसिल किया ना, मैं सच बता रही हूँ, 12th में आने से पहले फिर मैं टेस्ट लूंगी तुम लोगों का। ठीक है, इसीलिए सभी बच्चे टेस्ट देंगे और पूरी ईमानदारी से देंगे ये टेस्ट। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बोल रही थी, आपका ये ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ ये वाला लेक्चर है जिसमें मैं कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कराऊंगी, मतलब जितना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उससे रिलेटेड। उसके अलावा आज एक ऑर्थो इफेक्ट हम सीखेंगे, क्या होता है SIR इफेक्ट, क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। और एक कल लास्ट क्लास, कल है क्या अपनी, परसों है, कल ही है। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये क्या होता है, और एक दो चीजें और बतानी है। तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपके जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे कराने थे कवर, वो हो जाएंगे आप लोगों के। मतलब आप, अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया 12-13 जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं, तो आप इजीली 12th की ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ना लास्ट क्लास में एरोमेटिसिटी कराया था, अब अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे मैंने ना 10 क्वेश्चन आप लोगों को दिए, 10-11 क्वेश्चन। आप अपना फटाफट से नोटबुक निकालिए एंड ये सारे अपनी नोटबुक में लिखिए, विच वन इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, ये आप लोगों को मुझे बताना है। समझ आ गई? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्लासिफाई करना है आप लोगों को। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मेरा बेटा। आई थिंक मुस्कान के अलावा और कौन नहीं था, दक्ष नहीं था, उसके अलावा तो सब थे ना क्लास में। हम्म, हाँ तो बोलो ना, तुम लोग ऐसे गायब क्यों हो जाते हो भाई? अभी ये तुम लोग जीओसी पढ़ रहे हो, ठीक है, 12th में तो इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, तो प्लीज थोड़ा सा एक्टिव रहो भाई। इतने दिन इतने लेक्चर लगा दिए मैंने इस चैप्टर को कराने में। तो फर्स्ट वाला मुझे कौन बताएगा, एरोमेटिक है या एंटी नोन, कौन बताएगा मुझे, बताओ। लव क्या होगा मेरा बेटा फर्स्ट वाला? मैम अभी कर रहा हूँ। इसमें क्या सोचने की है, देख के बताओ ना फर्स्ट वाला क्या होगा। दक्ष ने हैंड रेस कर लिया है। आलिया थोड़ा सा जल्दी आया करो बेटा। हर्षप्रीत आप बताओ, सलोनी, रिया आज कहाँ गायब हो, श्रीपर्णा, सौरभ जी बताओ बताओ क्या होगा ये, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? हाँ हिमांशी, मैम एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा।
क्यों होगा आफ्ताब एरोमेटिक? मैम ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है? मैम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये ऑड नंबर है, और तीसरा ही प्लेनर है। हक्कर रूल 4n+2 टू पाई। पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 पाई नहीं होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है ना, कंजुगेशन में है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो आपका बेसिकली कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे चेक कर लो, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, देखो क्लियर है सबका, ही आ रहा है नेक्स्ट वाला। हाँ दक्ष। वो मैम मैं आंसर बता रहा था। हाँ हाँ बताओ बेटा। मैम एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, कैसे एंटी एरोमेटिक है एक बार बता दो। मैम बिकॉज ये हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 8 पाई कहाँ है, मेरे को तो नहीं दिख रहे। दो तो ये रहे, और कहाँ है? इसको देख के बोल रहे हो क्या? नहीं मैम मैं फोर्थ वाला बता रहा हूँ। अरे सेकंड वाला बताओ, फोर्थ वाले भी तो मैं आऊंगी। सेकंड वाला क्या है बच्चों, एरोमेटिक है क्या है? लव क्या है? मैम एंटी मुस्कान क्या एरोमेटिक। है? लव कह रहे हैं एंटी एरोमेटिक है, क्यों है बेटा? मैम इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। हमेशा ये देख के मत किया करो, उसके अलावा भी मैंने आप लोगों को और भी पॉइंट्स बताए थे, तो दिमाग उसमें भी चलाना आप लोगों को, वो भी आपको दिमाग में रखना है कि मैम ने क्या पॉइंट्स बताए थे। मैंने कहा था अगर नाइट्रोजन के जस्ट बाद ही डबल बॉन्ड है तो जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रेजोनेंस में। ठीक है, तो ये वाले जो लोन पेयर है इसको आप काउंट नहीं करोगे, है ना हिमांशी? अलीशा, तो क्या होगा ये? एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा ना? देख रहे हो, ये वाले काउंट करोगे आप लोन पेयर, यस क्योंकि मैम। देखो ये जा रहे हैं रेजोनेंस में। तो टोटल कितने हो गए, 1 2, और लोन पेयर के नाम का 1 पाई बॉन्ड, तो ये भी क्या होगा आपका, एरोमेटिक होगा। क्लियर हुआ? बेटा देखो नहीं पढ़ोगे, यस मैम। नहीं मेरी बात सुनोगे क्लास में, तो फिर नहीं पता चलेगा, अपनी मर्जी का कुछ भी बोलोगे फिर। और अगर अपनी मर्जी का कुछ भी बोलोगे तो वो गलत ही आना आंसर। तो इसीलिए ये देख लो, नोट्स उठा लो, कोई बात नहीं अगर नहीं याद आ रहा है तो। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या होगा। नाइट्रोजन के लोन पेयर जरूर देख लेना, क्योंकि वो नहीं लिख के देगा तुम लोगों को। हाँ लिशा, मैम ये भी एरोमेटिक। वेरी गुड। 1 2 3 देखो कंजुगेशन में है, साइक्लिक है ना, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है बेटा। ठीक है, बताओ क्या होगा। दक्ष ने हैंड रेज किया है, बाकी भी करो। करो। मैम इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना? यस मेरा बेटा, नेगेटिव चार्ज है। ओके मैम। हम्म, क्या होना चाहिए पूर्वा? सलोनी क्या होना चाहिए? मैम नॉन एरोमेटिक। वाई, क्या कंडीशन ऐसी है जो तुम कह रहे हो इसमें नॉन एरोमेटिक होगा? पूर्वा? मैम आई गेस ये नॉन एरोमेटिक होगा, लाइक इसमें काइंड ऑफ दो रिंग्स काउंट करेंगे तो वो हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। नहीं, पहली बात है दो रिंग है, एक ही रिंग है, उसको इस तरीके से बना रखा है। और मैंने आप लोगों,
क्यों है बेटा नॉन पेयर? इसमें नेगेटिव चार्ज को आप 2 इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करोगे, यानी कि 1 पाई बॉन्ड। तो आप देखो ना, कंजुगेशन तो हो रही है सब में, देखो कंजुगेशन हो रही है, प्लेनर हो रहा है, तो कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4, और इसके नाम का एक, तो 5 हो गए ना पाई बॉन्ड। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो एरोमेटिक नहीं होगा बेटा। बोलिए मैम बट क्या, बट बोलो। मैम अगर हम हक्कल रूल लगाएंगे किसी एक रिंग काउंट करके तो वो हो जाएगा 4 + 2 लाइक 6 होने चाहिए इसमें। 6 कैसे होंगे? और एक रिंग कहाँ है ये? मतलब 2 रिंग कहाँ है? यहाँ एक ही तो है। एक के साथ भी तो लाइक 4 × 1 + 2 पाई। अरे 1 2 3 4, 4 और एक, ये 5 नहीं हो गए? तो 5 कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 10 पाई कब आएगा? जब n की वैल्यू क्या होगी? 2। तो यानी कि अक्कल रूल को तो फॉलो कर रहा है, किसने मना किया? बताओ। रिवाइज करना पड़ेगा तुम लोगों को। अगर तुम ये सोचो कि सिर्फ क्लास में पढ़ के नेक्स्ट डे आ जाओगे तो फिर नहीं होगा। नॉन प्लेनर कहाँ है? यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है कहीं? sp3 जो मैंने स्पेशल केस बताया था वो भी नहीं है इनमें से। तो जो मैंने बताया था वो तो ये था। ठीक है, तो ये तो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, तो कैसे बोल सकते हो आप? समझ में आया दक्ष? तुम एंटी एरोमेटिक बोल रहे थे। यस मैम। फिफ्थ वाला बताओ सौरभ। मैम एंटी एरोमेटिक। वेरी गुड। इसको यहाँ दिखाओ इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस। तो कितने हैं? इवन नंबर ऑफ 5 बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। सिक्स्थ वाला सिक्स्थ वाला एक काम कर सकते हो, ये वैसे तुम्हारे सिलेबस में है नहीं इस टाइप के कंपाउंड्स। इसको तुम स्किप कर सकते हो। वैसे मैं बता देती हूँ, ये एक्चुअली एरोमेटिक होता है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रिक्स रूल, जो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको आप लिख सकते हो एरोमेटिक। हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैम ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो आप कैसे बोल रहे हो एरोमेटिक है? तो मैं वही बोल रही हूँ, एक फ्रिक्स रूल होता है, इसको आप स्किप कर दो अभी के अभी। ये मेरे को करवाना भी नहीं था, बस मैंने डाल दिया। ठीक है, हाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके जो बेटा ये बाउंड्री है ना, दिख रहा है आपको? ये पेरीफेरी बोलते हैं इसको। तो आपको वो चेक करने होता है कि बाउंड्री पे कितने पाई बॉन्ड है। अगर इस तरीके से रिंग फ्यूज्ड होती है ना, और उसके बाउंड्री पे दिख रहा है आपको पेरीफेरी पे कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है ना, तो हम उसको एरोमेटिक वाली कैटेगरी में वो कर देते हैं, लाइक एरोमेटिक बोल देते हैं उसको। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो यू कैन स्किप ये वाला सिक्स्थ वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेवेंथ वाला करके बताओ मेरे को, जल्दी करो फिर आगे भी कराना बेटा। श्री पढ़ना, आप बताओ क्या लग रहा है? ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा, इट्स ओके। बताओ सेवेंथ वाला क्या होगा? मैम एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कैसे होगा? एंटी एरोमेटिक मेरे को बताओ थोड़ा। मैम क्योंकि और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। पाई इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड। मैम पाई बॉन्ड। तो ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो तो उसमें एंटी एरोमेटिक होता है। क्या होगा? बाकी बच्चे बताओ। मैम एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होगा। इसके पास ये वैकेंट प्योर बाइटल है, सारे sp2 प्लेनर है, कंजुगेशन है, 3 पाई बॉन्ड है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गए, तो ये एरोमेटिक वाली कैटेगरी में आ जाएगा बेटा। ठीक है, श्री पढ़ना। ओके मैम। नेक्स्ट वाला। मैम वो नेगेटिव है। यस, नेगेटिव है। क्या लग रहा है एट्थ वाला? बताओ बताओ, कोई भी बता सकता है, बताओ।
मैम एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक है। Aromatic. एरोमेटिक है। यस Very मैम। यस मैम। नाइन्थ वाला मैम एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक है। बाकी कोई और बताना चाहेगा? एरोमेटिक है। सौरभ, Yes, ma'am. लव, एरोमेटिक है। क्यों? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है? बोलो बोलो। कंजुगेशन में कहाँ है ये देखो ना, डबल, सिंगल, सिंगल, कंजुगेशन डिस्टर्ब हो रखी है, नॉन प्लेनर है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। आंख बंद करके मत दो जवाब बेटा, ठीक है? टेंथ वाला बताओ। तभी तो मैंने कल 30 क्वेश्चंस दिए हैं और 10 ये करा दिए मैंने, 40 क्वेश्चंस है एरोमेटिसिटी पे। अब इसके बाद भी तुम अगर नीट में गलत कर गए तो चट्टा लग जाएगा, चट्टा। टेंथ में बताओ मेरे को क्या होना चाहिए? एंटी, हाउ एंटी, वाई एंटी, क्या होना चाहिए? हर्षप्रीत एंटी क्यों होगा मेरे बेटा? मैम एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा। पहले तो ना सारे बच्चे अपने दिमाग में ये चीज डालो, तुक्का नहीं मारेगा कि मैम एंटी नहीं तो एरो, एरो नहीं तो नॉन एरोमेटिक। समझ के करना है आप लोगों को, क्योंकि अभी तो तुक्का तुम्हारा लग जाएगा लेकिन पेपर में नहीं लगेगा, तो आपको समझ के करना है। यहाँ पे देखो ना, रेजोनेंस हो रही है, और मैंने कहा था नाइट्रोजन के अगर जस्ट बाद डबल बॉन्ड है तो उसके लोन पर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उसको काउंट नहीं करोगे आप। और जिसके पास 2 लोन पेयर है उसका एक ही काउंट करोगे, तो 1, 2 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये वाला बताओ। ये लोन पेयर दिखाएगा नहीं एग्जामिनर, तुम्हें खुद ही देखना है इसको। वेरी गुड, करो करो, शाबाश। अलीशा, मैम एरोमेटिक। वेरी गुड, एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये वाले लोन पेयर काउंट नहीं करोगे है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के देखो जस्ट बाद ही डबल बॉन्ड है, तो ये वाले काउंट नहीं करोगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑक्सीजन के 2 में से एक ही करेगा, तो 1, 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। हमने एरोमेटिक वाला पार्ट किया था, राइट? तो एरोमेटिसिटी में आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए, कैसे पहचान। अभी भी आप लोगों का थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्लीज उसको रिवाइज करो एरोमेटिक को। अब ये नहीं कि सारा टाइम उसमें ही लगा दे रहे हो। जो जो मैंने बताई है कंडीशन, वो रिवाइज करो कि किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि एरोमेटिक होगा, एंटी होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, और कुछ स्पेशल केसेस मैंने कराए थे कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके अलावा मैंने एप्लीकेशंस भी आप लोगों को बताई थी। एप्लीकेशंस में बेसिकली हम एरोमेटिसिटी वाले कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम डाइपोल मोमेंट बता सकते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स AgNO3 बता सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं, रोटेशनल एनर्जी बैरियर बता सकते हैं। तो ये कुछ दीज और सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन योर एरोमेटिसिटी, तो वो भी आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थी अपनी वो एसिडिक स्ट्रेंथ वाली थी एक तो, और एक थी रिएक्शन विद AgNO3। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है पेपर में, नीट में बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? उसके अलावा हम क्या पढ़ चुके हैं बोलो? हाइपर इंडक्टिव पढ़ चुके हैं, है ना? और हम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ चुके हैं, या तुम बोल दो मीजोमेरिक इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन पढ़ चुके हैं, बोलो। यस मैम। बैक बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, और हम एरोमेटिसिटी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये 5 कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इन 5 कॉन्सेप्ट्स को मिला के आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट मेरा बेटा? आलिया, आपका लीव क्यों हो गया था? रिया, आपका भी लीव हो गया था। तो इन 5 कॉन्सेप्ट्स को मिला के हम लोग क्या करेंगे? आज क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा जो प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले बैक बॉन्डिंग,
फिर उसके बाद एरोमेटिक, बेटा माइक म्यूट करो, फिर उसके बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, अच्छा हाँ, फिर लास्ट में इंडक्टिव। ठीक है, अब ये रटने से कुछ नहीं होगा, इसको आपको अप्लाई करने आना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। इस बेसिस पे ही आप मान लो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वो पूछ रहा है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, इन फैक्टर्स को मैम, आपको आप जहन में रखना। न्यूमेरिक इफेक्ट कंसीडर नहीं क्लियर किए? है? चलिए हाँ बोलो, क्या नहीं किया मेरा न्यूमेरिक बेटा? इफेक्ट। अरे हाँ, वो इसमें ही आ जाएगा, यही लिख लो ना, यही मतलब है मेरा, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है ठीक है मैम। जी, चलो चले आगे, चले यस चलो। मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। चलो, पहला क्वेश्चन है, पहले तो समझना मैंने दिया क्या है आपको। मैंने पहले ऊपर वाला देखेंगे सारे बच्चे, मैंने आपको 2 कंपाउंड्स दिए हैं, इसको आप ए बी कंसिडर करो, एंड आपको बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है कार्बोकेटाइन बना हुआ है, तो यू हैव टू टेल मी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकेटाइन की। अब आपको सारे फैक्टर जहन में रखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है मैम हम इतना सारा कैसे याद रखेंगे, देखो जितने क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगी चीजें कि चीजों को इस तरीके से, इन क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, है ना, और एरोमेटिक तो देखो दोनों ही है, वो भी भूल जाओ, रेजोनेंस भी दोनों में हो रही है, देख रहे हो, बिकॉज बेंजाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस भी हो रही है, तो 3 फैक्टर तो हमारे हट गए। नाउ अब हमारे पास कौन सा फैक्टर आ गया, हाइपर कंजुगेशन वाला। अब हमें हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे देखना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। मैं बता रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कैसे चेक करोगे बेटा, एक बार देखना, मैं बता समझा देती हूँ तुम लोगों को। इसको थोड़ा सा ना इस तरीके से लिख लो, लिख लिया, और इसको भी लिख लेती हूँ थोड़ा सा मैं, ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है ना, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है, बोलो हाँ, इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा मेरा बेटा, बोलो, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बोलो हाँ के ना। यस मैम। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसके साथ वाले कार्बन पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, देखो। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके कार्बन, उसके साथ वाले कार्बन पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0, देखो है ही नहीं। यस तो मैम। विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ए वाला या बी वाला? ए वाला। मैम ए वाला। तो अब जब मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, तो अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते जाओ कि मैम ने ये किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि देखो अभी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट तुम फिर 12th में आ जाओगे, फिर शायद पढ़ने का उतना टाइम इसको दोबारा रिवाइज करने का नहीं मिलेगा फ्रिक्वेंटली। तो आप लोग लिख लीजिए कि मैम ने किस बेसिस पे बताया, ताकि जब भी आप इसको उठाएं, नोट्स को उठाएं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मैम ने इस बेसिस पे किया। और मैं फिर बोल रही हूँ, जितने भी मैंने आप लोगों को क्लास नोट्स बनवाए हैं, वो क्लास नोट्स इस हिसाब से बनवाए हैं ताकि तुम्हारा थियोरी भी रिवाइज हो जाए, तुम्हारे क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाए। तो जो तुम्हारे नोट्स है ना, उसको तो तुम लोग इतना संभाल के रखना, मैं बता दे रही हूँ, अगर वो मिसप्लेस हो गए ना तो बहुत ही फिर बनाते फिरोगे लेक्चर्स देखकर यूट्यूब पे, या मेरे प्रीवियस ईयर देखोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, नोट्स बहुत अच्छे से तुम्हारे बने होने चाहिए, क्या लिखवाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यही नोट्स में से तुम्हारा नीट का पेपर आने वाला है 2026 में। ठीक है, तो इसको मैंने कौन से बेसिस पे एक्सप्लेन किया बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, सारे बोलो, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस तरीके से ही लिखोगे अपने नोट्स में भी, ताकि आपको स्पेस भी मिले लिखने का, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। ठीक है,
चलो कुछ मैं कराऊंगी, तुमसे भी पूछूंगी कुछ। अब देखो सेकंड वाले को आप किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो, सोचो, दिमाग में सारे फैक्टर लेके आओ, वन बाय वन। तुम लोग ही बताओगे अब मुझे। बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे कर सकते हो? नो मैम। वेरी गुड। रेजोनेंस के बेसिस No, पे कर ma'am. सकते नो हो? मैम। नो मैम। बता दो। हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे कर सकते हो? Yes, ma'am. यस मैम, बस Yes, वही ma'am. है फैक्टर। चलो, हाँ बस अब चेक करो कि हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे कौन से वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। मैम फर्स्ट वाला। मैम ए। ए वाला होगा। देखो Yes, यहाँ ma'am. पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 अल्फा एच, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 2 2 4 Ma'am, और 6, six. 6 अल्फा एच। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो 3 यहाँ 3 यहाँ पे भी 6 अल्फा एच हो गए, यानी कि हाइपर कंजुगेशन वाला फैक्टर भी क्या हो गया यहाँ पे? बराबर हो गया। बोलो क्या कहते हो? सेम नंबर ऑफ अल्फा एच है, क्या कहते हो बताओ? Yes, ma'am. समझ आ गई ना? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वाला फैक्टर जो हमारा लास्ट बच गया, कौन सा बच गया? इंडक्टिव इफेक्ट। Inductive. अब इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखो कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ए वाला या बी वाला? मैम ए वाला। ए वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये टर्शरी डिग्री कार्बोकेटायन है और ये सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटायन है, तो हमने कौन सा वाला लगाया? ए वाला लगाया। तो यानी कि इसको हमने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ Inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? और जहां पे भी तुम्हें लगे ना, मैं फिर बोल रही हूँ, जहां पे अभी आज का लेक्चर है, एक और लेक्चर है तुम्हारे पास, अच्छे से देख लो, समझ लो कि कहाँ तुम्हें दिक्कतें आ रही हैं, ताकि नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बेटा कराने को। ठीक है, तो जहां पे भी तुम्हें डाउट आता है ना कि मैम मैं देखो ये वाला फैक्टर भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अप्लाई करना है, बार बार जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए हैं क्लास में उसको रिवाइज करो कि मैम कैसे करवाती है, मैम कैसे अप्रोच करती है। बेटा सच बता रही हूँ, ये आने वाली हैं चीजें काम में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आओ। अब तुम सोचो, दिमाग लगाओ, किस बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे। चलो पॉजिटिव चार्ज है, वही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बनाना है, सारे बच्चे सोचो। क्या लग रहा है बच्चों? मैम बी वाला। मैम बी। बी वाला। बी वाला। और बताओ। बी वाला क्यों होगा, ए वाला क्यों नहीं होगा? मैम क्योंकि एरोमेटिसिटी के हिसाब से ये जो बी वाला है वो एरोमेटिक कंपाउंड है और जो वो ए वाला है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। बी वाला एरोमेटिक है, एक चाटा लगा दूंगा। मैम ए वाला एरोमेटिक है ना, बी वाला नहीं होगा। ए वाला एरोमेटिक है। एरोमेटिक की कंडीशंस क्या होती है, जरा निहारना। नो मैम नहीं होगा ये। एंटी एरोमेटिक है क्योंकि वो sp3 है एक कार्बनिक में। बच्चों आप लोग ना कंसेप्ट ही भूल जा रहे हो, मैंने क्या बताया था एरोमेटिक, मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान से सुन लो। एरोमेटिक में मैंने ये बोला था कि अगर आपकी साइक्लिक, जो आपका रिंग है वो साइक्लिक है, बेसिकली कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन में है, ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है पाई बॉन्ड। अगर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है एरोमेटिक होगा, इवन है तो एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पे देखो इवन पाई बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव नहीं है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। और जो एरोमेटिक नहीं होगा और एंटी एरोमेटिक नहीं होगा तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक में ये देखो ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो नॉन प्लेनर है, नॉन एरोमेटिक होगा।
और if I compare the stability between anti-aromatic and aromatic, non-aromatic, तो non-aromatic will be more stable than anti-aromatic. ठीक है? यस मैम। ठीक है, सेकंड वाले, फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना, ये भी एरोमेटिक है, दिख रहा है आप सभी को या नहीं दिख रहा? एरोमेटिक Yes, ma'am. पॉजिटिव चार्ज, अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे बोल दो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे भी, और ये भी एरोमेटिक है। अब मैम इसमें हम कैसे देखेंगे फिर? आप देख लो अब किस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, बी वाले में बनेंगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. जो बी वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, आगे चलूं, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला मैम क्वेश्चन, बी वाला ज्यादा स्टेबल कैसे होगा? ज्यादा रेजोनेंस हो रही है ना मेरा बेटा। ठीक है, ठीक है मैम। आगे चलो, फिफ्थ वाला करो, फिर सिक्स्थ वाला करना। अच्छा, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस मैम दिख रही है। एक मिनट रुको, एक मिनट, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, एक सेकंड रुको। ओके मैम। हाँ, आप लोग करो ये सॉल्व। क्या हो गया, तो सारी स्क्रीन चली गई। एक मिनट रुको बेटा। एक सेकंड। हाँ, देखो अब दिख रही है क्या? तो बताओ भाई, फिफ्थ वाले में क्या होगा, कौन से वाला होगा, ए वाला है बी वाला? जल्दी बताओ। मैम अब बी वाला होगा। क्यों होगा बी वाला? कुछ भी तुक्के मार दो तुम लोग। नहीं मैम, तुक्का नहीं मारा मैम, पहले कंडीशन में बता रहा हूँ हाँ उसके हिसाब बताओ, से। ठीक। बताओ मैम बताओ। पहला तो ये एरोमेटिक होगा दोनों ही, तो हम एरोमेटिसिटी हटा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है हमारी रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा बी वाले में हो रहा है क्योंकि वो बेंजीन रिंग है। गलत जा रहे हो, गलत अप्रोच किया है क्वेश्चन को। इसमें आप रेजोनेंस वाला फैक्टर देख रहे हो, यहाँ पे रेजोनेंस है बट दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। मैं ये नहीं बोलूँ कि ये एरोमेटिक नहीं है, बट बेंजाइल कार्बोकेटाइन में आप रेजोनेंस वाला फैक्टर देख रहे हो, ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है बाय रेजोनेंस। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और ये आपका क्या है, एरोमेटिसिटी से बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे एरोमेटिक वाला फैक्टर डोमिनेंट कर जाएगा, ए विल बी मोर स्टेबल। समझा है आपने? बेंजाइल कार्बोकेटाइन में बेटा जो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है हिस्सा है भाई तुम लोगों का। ठीक है, एरोमेटिक के पार्ट का हिस्सा है, देखो ना, साइक्लिक है, प्लेनर है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ए वाला जो होगा यहाँ पे ज्यादा एरोमेटिक होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, किस तरीके से बोला है मैंने? तो आपको अगर लिख लो कहीं पे अगर कंफ्यूजन हो रही है तो, ठीक है, कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल तुम्हारा ये होगा, साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन होगा।
ठीक है, आगे बढ़ो। ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 6 वाला, मतलब 6th क्वेश्चन करो, क्या लग रहा है? ए वाला होगा, बी वाला? और आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो 5th वाले को, जो पॉजिटिव चार्ज है। देखो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं मेरा बेटा, तो यहाँ पे देखो ना, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है ना रिंग में, जबकि यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव चार्ज नहीं हो रहा डिस्पर्स। देख पा रहे हो? यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कौन से वाला स्टेबल होगा, ए वाला या बी वाला? सोचो। श्रीपर्णा, सलोनी, क्या लग रहा है? सौरभ, मैम बी वाला। मैम बी वाला। बी वाला होगा। अब देखो यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, बट यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो ज्यादा बनते वो हैं। ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इतने हो गए, 6 क्वेश्चन क्लियर है? यस यस मैम। मैम। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये 8 है, ये 9 है, और ये 10 है। 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को अब सोचो किस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। एरोमेटिक तो मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, एरोमेटिसिटी बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे तो नहीं कर सकते। फिर देखो रेजोनेंस के बेसिस पे कर सकते हो क्या? रेजोनेंस हो रही है 7th में, यस मैम। किस यस में हो मैम। रही है? मैम ए मैम में। ए में। मैम ए में। ए में रेजोनेंस हो रही है, जबकि बी में नहीं हो नहीं रही हो है। रही है। तो यानी कि हम देख के आराम से बोल सकते हैं कि हमारा ए वाला कार्बोकेटायन ज्यादा ज्यादा स्टेबल स्टेबल है। होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। पहले तो देखो बैक बॉन्डिंग नहीं है, फिर देखो एरोमेटिसिटी के बेसिस पे कर सकते हो क्या? चेक करो, शाबाश। रिया, समरागी, भाई जो क्लास में आते तो प्लीज ट्राई करो, पढ़ने आया करो, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप चुप रहोगे मेरा बेटा तो कोई फायदा नहीं है। ट्राई करो। 8th वाले में क्या होगा, किस बेसिस पे मैम आप? ए ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ए मैम ज्यादा? ए। ए Yes. होना। रिया आप चैट बॉक्स में लिख दो बेटा, अगर नेटवर्क इशू आ रहा है तो। दक्ष, ए क्यों होना चाहिए ज्यादा स्टेबल? मैम एरोमेटिसिटी की वजह से। वेरी गुड। यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दिस इज नॉन एरोमेटिक स्पीसीज। और यहाँ पे देखो ना, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक ही काउंट करोगे तो 1 2 3, ये क्या है देखो ना, एरोमेटिक होगा। बोलो, तो अगर एरोमेटिक है तो ए विल बी मोर स्टेबल। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट आओ। 10th वाला तो मैंने कल भी कराया था, आप लोगों को याद करो, मैंने अलग से लिखवाया था। जो ये है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, वो ज्यादा स्टेबल होता है थोड़ा सा। ऑल्दो इसमें रेजोनेंस है बेंजाइल कार्बोकेटायन में, बट मैंने कहा था टर्शियरी ब्यूटाइल वाला थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन मैंने बताया था 9 अल्फा एच की वजह से, और प्लस साई इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है इससे। नीट में क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आप लोगों को शायद कल कराया भी था। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है ये वाली चीज। ठीक है, 9th वाला करो मेरा बेटा। 9th को किस बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे? मैम हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। पहले यस तो ये मैम। देखो, रेजोनेंस एरोमेटिसिटी, तो चलो एरोमेटिक तो है ये दोनों, रेजोनेंस के बेसिस पे कर सकते थे क्या? नो मैम। नो नो मैम। मैम। क्यों, रेजोनेंस नहीं हो रही है क्या? यहाँ मैम तो नहीं दोनों। हो रही है। डबल सिंगल, सिंगल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बट डबल यहाँ सिंगल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ तो रेजोनेंस हो रही है ना बेटा। बोलो, यस मैम। ऐसे है ना ये वाला कंपाउंड, तो वही मैं कह रही हूँ, पूरा देखो अच्छे से। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये देखो ऐसा है, ये हो रही है रेजोनेंस तो।
ठीक है, तो बी वाले में रेजोनेंस हो रही है, मतलब जो ये जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, जबकि ए में नहीं है बेटा, तो बी वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। क्या आपको ये 10 क्वेश्चन में से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। हो गया? यस मैम। तुम लोग बड़े शांत बैठते हो भाई, सीरियसली बता रही हूँ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इवन ये PYQ ही है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पे। सब कुछ सेम लग रहा है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है और यहाँ पे ट्रीटियम है। यस मैम। तो बोलो कौन बताने वाला है? मैम मैं अपूर्वा कह रही हूँ। सलोनी? मैम थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड वाला ज्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद मैम डी वाला ज्यादा, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, और उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, और कोई बताओ। ट्राई किया सलोनी ने, बहुत बढ़िया बात है। बाकी बच्चे? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वैसे, बताओ। मैं चाहती हूँ आप लोग सोचो, फिर मैं बताऊंगी कैसे एक्सप्लेन करना था। हाफ कब? मैम एक्सप्लेन करना है इसको। नहीं, अब तुम्हारा क्या ऑर्डर आया है? मैम मेरा सबसे पहले CBA है। मतलब सी का तुम बोल रहे हो कि सी वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, बट वाई? मैम क्योंकि ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब इंडक्टिव कुछ। इफेक्ट। यस मैम। इंडक्टिव इफेक्ट से पहले हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे कर सकते थे क्या? नहीं मैम, सब में बराबर आती है मैम। अच्छा, यस मैम। नहीं आती। देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तुम्हें थोड़ा सा याद है, अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा ये बताऊं, हाइपर कंजुगेशन का अगर मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाऊं एक बार, तो तुम ऐसे ही करते थे ना कि जो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इसके कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज हाइपर कंजुगेशन ना, है ना। बेसिकली CH का बॉन्ड ब्रेक करते थे तुम, है ना, यही करते थे कि नहीं करते थे? अब मत बोलना मैम ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, क्लास लगी है तुम्हारी हाइपर पे। तो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो मेरा बेटा, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मान लो मैं रेजोनेंस दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आएगा। भी मैंने एक इक्वेशन ऐसा पहले करवाया है ना, और यहाँ पे भी जाऊंगी रेजोनेंस आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, देख रहे हो, और यहाँ पे भी जाऊंगी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, यहाँ पे ट्रीटियम है, अब अलग अलग है। अब एक बात बताओ, जो बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक हो जाएगा वो उतनी जल्दी कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि एक में CH बॉन्ड है, एक में CD बॉन्ड है, एक में CT बॉन्ड है। यस और नो? यस मैम। समझ रहे हो? क्योंकि बेटा इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो इन तीनों में से अगर मान लो CH वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो वो जल्दी स्टेबलाइज करेगा, मान लो CT वाला होगा तो वो जल्दी स्टेबलाइज करेगा। यानी कि अब आपको यहाँ पे CH, CD और CT की बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है बेटा, ये नई चीज है, इसको लिख लो, तभी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है बेटा वो ये होता है। जो CT का बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रोंग होता है एज कंपेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम का और कार्बन हाइड्रोजन का। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या है, वीक है। अगर वीक है तो CH बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा यहाँ पे, और जल्दी ब्रेक होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे आएगा वो इसको जल्दी स्टेबलाइज करेगा। अगर इसको जल्दी स्टेबलाइज करेगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी ABC। हाँ या ना? हाँ या ना? यस मैम। इस वाले कॉन्सेप्ट को क्या करोगे, इस वाले कॉन्सेप्ट को सभी बच्चे अपने नोट्स में लिखेंगे।
और ये क्वेश्चन सारे ही एक से एक बढ़ के हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको सारे बच्चे रिवाइज करोगे अगर डाउट होता है तो। हाँ आफ्ताब, मैम एक मिनट दोबारा मैम एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं कह रही हूँ सीटी का बोन स्ट्रोंग है, तो सीटी का बोन स्ट्रोंग है तो ये आसानी से नहीं टूट पाएगा, और नहीं टूट पाएगा तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, जो अपन यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो CH का बोन वीक है, वो स्टेबलाइज कर देगा, दैट इज वाई A वाला ज्यादा स्टेबल होगा B और C से। तो A B C ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट में आते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। चलो A B C, सोचो जी क्या होगा, सोचो सोचो। हर्षप्रीत, लव, ट्राई करो। इन छुट्टियों में तुम्हें यही करना है, अपना GOC वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है आप लोगों को। बैठ के पेपर दे लो आराम से, मस्त बैठ के फिर करना है आप लोगों को। चलिए चलिए, दक्ष ने हैंड रेज कर लिया है, शाबाश। बाकी अब सारा दिमाग घुमाओगे आप, है ना, कि मैम एरोमेटिक, बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। हाँ दक्ष, नो मैम कुछ भी नहीं, हो गया ये सॉल्व? मैं अभी कर रहा हूँ। करो बच्चों। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे? देखो सब में आपका कार्बोकेटाइन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, बेंजाइलिक पोजीशन पे है। सिर्फ यहाँ पे CH3 की पोजीशन अलग अलग है, देख पा रहे हो? ये पैरा पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, और ये आपका मेटा पोजीशन पे है। करवाए थे मैंने ऐसे सवाल आप लोगों को, अगर थोड़ा सा याद हो तो। यस मैम। हाँ, तो कैसे सोचें बताओ? CH3 का अगर मैं बात करूं, पैरा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगता है सौरभ? CH3 कौन सा इफेक्ट दिखाता है बेटा? पूर्वा, सलोनी, ईमान, मैम हाइपर कॉन्जुगेशन। वेरी गुड। +H दिखाएगा और इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा +I। मेटा तो +M तो नहीं दिखाता है, मेटा बोल रही हूँ, मिजोमेरिक नहीं दिखाता है। ऑर्थो पे भी +H दिखाएगा और +I, +H और +I, लेकिन मेटा पे सिर्फ +I। +I दिखाएगा। और तुम लोगों को पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, +H और +M। रेजोनेंस को पहले प्रायोरिटी, फिर हाइपर को, फिर आई। इंडक्टिव रेजोनेंस को। मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, जिसका आपका रेजोनेंस इफेक्ट है, बट यहाँ पे तो है नहीं। तो अब देखो ना, इंडक्टिव को सबसे पीछे मिलेगा, यानी कि C वाला तो सबसे कम स्टेबल होगा, राइट? अब A और B में हम कैसे बताएंगे? मैम दोनों में तो हाइपर कंजुगेशन है, यानी कि अब हाइपर कंजुगेशन की बेसिस पे यू कैन नॉट एक्सप्लेन विच वन इज मोर स्टेबल। तो बचा क्या? हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा? +I होगा। अब +I क्या होता है मेरा बेटा? याद करो, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. तो इस वाले केस में जो हमारा B वाला केस है, वहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और CH3 का +I लगेगा, तो यहाँ पे +I जो है वो ज्यादा ऑपरेट होगा एज कंपेयर टू A वाले में। तो मैं बोल सकती हूँ B वाला ज्यादा स्टेबल होगा A से। इसको मैंने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ +I। लिख भी सकते हो +I इफेक्ट जो B में है वो ज्यादा है A से। बोलो। और C वाले में क्या लग रहा था? सिर्फ ओनली इंडक्टिव। +I। यहाँ पे +H भी लग रहा था, +I भी लग रहा था, और हमें पता है हाइपर कंजुगेशन को ज्यादा, रुक जा बेटा आफ्ताब, हाइपर कंजुगेशन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन दोनों में सेम हो रहा था, तो फिर हम इंडक्टिव के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हाँ अब बोलो आफ्ताब।
मैम सिमेट्री की वजह से ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, मतलब ना ए, ना 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 ना, गलत डायरेक्शन में चले गए। नहीं नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं करना आपको, सिमेट्री की वजह से होगा। मैंने कुछ ऐसा नहीं तुम लोगों को समझाया सिमेट्री के बेसिस पे कि आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, अपने दिमाग से नहीं चलना है, जीओसी में ध्यान रखना। ओके। जो फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बता रखे हैं उसी के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है तुम लोगों को। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, मैंने जान करके ऐसा क्वेश्चन दिया ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए। अगेन तुम्हें क्या बताना है, बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। करो, चालू करो करना, मजा आएगा तुम्हें करके। करना देखो तुम्हें ही है, मैं ही बता दूंगी तो कैसे चलेगा। बस अपने दिमाग में ये जहन में रखना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर से बढ़ती है। अगर तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो मेरी बातों को तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अपने दिमाग में लाओ, और नहीं तो लिख लो साइड में जो मैंने समझाया था। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस वजह से बढ़ती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, वो सोच के क्वेश्चन को करो। और सबसे पहले तो ना ये बताओ मुझे कि CH3 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है यहाँ पे, बताओ कौन बताएगा। पूर्वा कौन सा इफेक्ट लगा रहा है CH3? मैम CH3 लाइक हमारी पैरा पोजीशन पे तो +H और +I इफेक्ट शो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं +H ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। यस मैम। OH क्या करेगा पैरा पोजीशन पे, कौन बताएगा? OH अपना कैसा इफेक्ट दिखाएगा दक्ष? मैम +M एंड -I। शाबाश, वेरी गुड। +M और -I दिखाएगा, क्योंकि ये दे भी सकता है क्योंकि लोन पेयर है इसके पास, लेकिन +M वाला क्या होता है, प्रीडोमिनेंट, ठीक है दक्ष। C वाले में बताओ NO2 कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, आफ्ताब? मैम -I और +M। NO2 +M दिखाता है। नहीं मैम -M, सॉरी। हर्षप्रीत, -M। हाँ हर्षप्रीत, कौन से दिखाएगा दो इफेक्ट NO2? -M और -I, बट -M को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। यस मैम। क्लोरीन में बताओ, क्लोरीन कौन सा इफेक्ट दिखाने वाला है? मैम -I। वेरी गुड। +M भी दिखा सकता है, -I भी, लेकिन मैंने याद करो बताया था हेलोजेंस में क्या कंसिडर करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट। NH2 में बताओ कौन सा दिखा सकता है, ये लोन पेयर है इसके पास। मैम +M एंड -I। शाबाश, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट। +M को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, और H का तो भाई तुम्हें पता ही है 0 होता है। ठीक है, इतना तुमने डिसाइड कर लिया ना, अब ट्राई करो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताने में। अब आपको पता है +M +H और +I, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M -I। अब तुम एकदम से कर लोगे, चलो फटाक से करके मुझे बताओ कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये तुम्हें बताना है। सोचो सोचो। मैम तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सौरभ कह रहे हैं ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों मेरा बेटा? मैम ऊपर जो कंडीशन है उसके लिए। देखो मेरा बेटा, ये भूलो मत कि +H को ही आप प्रायोरिटी दोगे, तो मैं ये हटा दे रही हूँ। मैम E सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ई होगा सबसे ज्यादा, ओके। और कोई मुझे बताए, ई होगा? मैम फर्स्ट वाला ही नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाला क्यों होगा बेटा? +M को आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हो ना, तो दो में +M लग रहा है, ए वाले में +H लग रहा है, तो बी और सी, जो बी और ई है, दिस इज ई, वो ज्यादा स्टेबल होगा ना मेरा बेटा, क्योंकि OH का और NH2 का +M लग रहा है। +M से आप ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे हो कार्बोकेटाइन को, तो आप लोग +H के बेसिस पे कैसे बता सकते हो?
अब तुम्हें, तुम्हारे पास चॉइस है बी और ई में। अब हाउ विल यू डिसाइड कि बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा ई वाला? दक्ष, तुमने ई किस बेसिस पे बोला मेरा बेटा? ई वाला मैम ज्यादा हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम ऑर्डर के बेसिस पे बोला, इस जर्नल ऑर्डर। नहीं, वो तो तुमने बिल्कुल ठीक बोला ई, बस मैं ये जानना चाह रही थी कि तुमने बी को क्यों नहीं बोला पहले। श्रीपर्णा आप बताओ, ई क्यों होगा ज्यादा स्टेबल? मैम क्योंकि उसमें इंडक्टिव देखा है ना हमने। किसमें? मैम जो हमारा बी वाला है उसमें माइनस आई है तो वो कम होएगा ना, क्योंकि प्लस आई मतलब होता है। मैम फिर ई में भी तो माइनस आई है। लो मैंने हटा दिया। बेटा अगर किसी में प्लस एम और माइनस आई लग रहा है तो आप प्लस एम को ही मानोगे उसका, क्योंकि प्लस एम प्रीडोमिनेंट होता है। ये मैं कल से लिखवा रही हूँ आप लोगों को, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। तो अब दोनों में प्लस एम है, लेकिन ये भी तो देखो ना, आप लोग सारी चीजें नहीं देख रहे हो। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो नाइट्रोजन जल्दी चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन को देना। नाइट्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई बेंजीन रिंग में डालेगा और कहेगा ले कार्बोकेटाइन तू हो स्टेबल, मैं दे रहा हूं तेरे को, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से। दैट इज व्हाई ई इज मोर स्टेबल। फिर बी की बारी आ जाएगी। फिर देखो प्लस एच है यहाँ पे माइनस एम है, माइनस आई है, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो प्लस एच वाला ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो ए आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो? अब सी डी एफ में कैसे बोलोगे? मैम माइनस एम और माइनस आई तो डी स्टेबलाइज करते हैं, तो एफ वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात आता है सी और डी में, एक माइनस आई लगा रहा है, एक माइनस एम, दोनों ही डी स्टेबलाइज करेंगे कार्बोकेटाइन को, बट ज्यादा कौन करेगा डी स्टेबलाइज? माइनस एम। वेरी गुड, माइनस एम, तो ये सबसे पीछे जाएगा और डी वाला यहाँ पे आएगा। मैंने तुम्हें 4 क्वेश्चन करा दिए नीट के इसमें। हाँ पूर्वा। मैम ये ई और बी का जो आया था वो वाला प्लीज रिपीट करो। ये बी एफ डी सी, देखो बाकी सारा ऑर्डर समझ में आ गया? ए एफ डी यस सी। मैम। देखो बी वाले में हमारे पास OH है पूर्वा, और ई वाले में मेरे पास नाइट्रोजन है। तुम्हें पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब नाइट्रोजन के पास भी देने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन के पास भी। एक बार बताओ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो क्या कहेगा, भाई तू ले ले, मैं तेरे को दे दूंगा जल्दी से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज्यादा है, तो वो अपने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अब टाइटली होल्ड करके रखना चाहेगा, इफ आई कंपेयर बिटवीन OH एंड NH2। ठीक है, तो नाइट्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा बेंजीन रिंग में, इस तरीके से देख रहे हो, और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला है। ये बेंजीन के ऊपर नहीं है, ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कहीं तुम्हें लगे कि बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव, तो मैम आपने अनस्टेबल बताया था। समझ में आया? तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा बी वाले से। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें एक साथ करा दिया नीट में, ये 4 क्वेश्चन बने थे, मतलब 4 इन द सेंस अलग अलग कंपैरिजन करवाया था। कर दोगे क्या? नहीं कर यस पाओगे? मैम। अभी भी Yes, बताओ ma'am. क्या? आप पहले तो खुल के सोचो कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखो मैं सच बता रही हूँ बेटा, सच बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ अपने। अगर आप लोग सिर्फ क्लास में आने के बाद नेक्स्ट डे यूं ही आ जाएंगे ना, ट्रस्ट मी, ये चैप्टर ना जो रेत है ना, रेत की तरह बिल्कुल हाथ से फिसल जाएगा और फिर आएगा नहीं। फिर तुम्हें, मैं सच बता रही हूँ, रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेगी बहुत बड़ी बड़ी। ये चैप्टर ही ऐसा है, तभी तो बच्चे डरते हैं GOC से, ऑर्गेनिक से। उनके दिमाग में ही नहीं आता प्लस एम लग रहा है मैम, कभी माइनस आई प्लस एम, माइनस आई प्लस एच, क्या फलाना, ये क्या चीजें लग रही हैं। ये तभी समझ में आएंगी जब तुम डेली का डेली रिवाइज करोगे, डेली होमवर्क करोगे। अभी तुम्हें मैंने 2-3 असाइनमेंट्स और देने हैं, रीजन यही है असाइनमेंट देने का ज्यादा, ताकि तुम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बट अगर तुमने मान लो पढ़ ही नहीं रहे हो 3-4 दिन से, तो आप अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करो कि आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि रिवीजन मांगता है ये, फ्रीक्वेंट रिवीजन। जैसी क्लास में हो उससे पहले 20 मिनट एक बार नोटबुक खोल लो कि मैम ने कौन कौन से फैक्टर बताए थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, कार्बोनाइन के।
अब हम चलते हैं थोड़े से कार्बन आयन के क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो ए और बी, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, और सबसे पहले तो डरना नहीं है, और फिर हम 3 करेंगे। इसमें भी वही है सेम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और माइनस ए माइनस एम माइनस आई, है ना। हो सकता है कि एरोमेटिसिटी से भी हो रहा हो, रेजोनेंस से भी हो रहा हो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच और प्लस आई। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका माइनस एम इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा आपका कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी। माइनस हो सकता है कार्बन आयन आपका एरोमेटिसिटी से स्टेबल हो रहा हो, रेजोनेंस से हो रहा हो, वो आपको सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे। अब मुझे ए और बी में बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे विच वन इज मोर स्टेबल, ए या बी? एरोमेटिसिटी के बेसिस पे कर सकते हो। यस मैम। ये वाला आपका देख रहे हो एरोमेटिक है। मैम बी जो है वो ज्यादा स्टेबल होएगा। यस, जो नेगेटिव चार्ज है बेटा वो आपके एरोमेटिसिटी का पार्ट है, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, हाँ, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, तो बी वाला क्या होगा, एरोमेटिसिटी से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे बीच में नेगेटिव चार्ज है। हाँ दक्ष बताओ। मैम बी वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बी वाला होना चाहिए, क्यों बताओ? मैम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। वेरी गुड, यहाँ पे भी रेजोनेंस में जा रहा है और यहाँ पे भी जा सकता है तो क्रॉस कंजुगेशन, क्या नाम है दक्ष, लेकिन दोनों साइड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पे जा रहा है, तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। तो बी वाला क्या होगा मेरा बेटा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलूं आगे। चलो, अब इसमें देखो ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। यहाँ पे देखो दोनों ही रेजोनेंस में जा रहे हैं। अब क्या करें मैम, एक जगह CH3 लगा हुआ है और एक जगह H लगा हुआ है, तो बताओ क्या करें। सोचो, अब किस बेसिस पे करेंगे, आपको ये देखना है कौन सी चीज आपको डिफरेंट लग रही है। मुझे पता है क्या डिफरेंट लग रही है, यहाँ पे मैम CH3 है, यहाँ पे H है। तो मैम आपने ही बताया था CH3 तो अपना प्लस आई इफेक्ट दिखाता है ना। इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा मैम, ये तो कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बी। बी। तो आपको इस तरीके से सोचना। आई नो नई चीजें हैं, आसान तो देखो नहीं है। GOC आप लोगों के लिए तभी आसान होगी जब आप लोग थोड़े क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स ज्यादा है। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं GOC की क्या है, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना अभी इतने दिनों में मैंने जो पढ़ाए हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स आप लोग 12th में पढ़ेंगे। मतलब 60 भी नहीं बोलूंगी मैं, 70% सेम चीजें मैं दोबारा 12th में रिपीट करूंगी। 70% चीजें ऑर्गेनिक में, सिर्फ 30% ऑर्गेनिक ही आप 12th में डिफरेंट पढ़ोगे, बाकी 70% यही वाली चीजें आपके आसपास घूमेंगी। एरोमेटिसिटी आ जाएगी बीच में, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है इतनी बार आता है ये कॉन्सेप्ट 12th में, कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों होगा। इलेक्ट्रोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करते हैं कार्बन आयन को, है ना, कार्बन आयन को स्टेबलाइज करते हैं। बार बार एरोमेटिसिटी वाले फैक्टर, बार बार एसिडिक स्ट्रेंथ वाले सवाल आते रहेंगे आते रहेंगे। सिर्फ 30% 12th की में ऑर्गेनिक तुम्हें कुछ और पढ़ना है, 70% यही रहेगी। सेम कॉन्सेप्ट्स घूमेंगे तुम्हारे आजू बाजू। ये क्वेश्चन करके दिखाओ।
अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेप। देखो मेरे को कराना ऑर्थो इफेक्ट भी था, बट यहाँ पे मैंने अपने आप को स्लो कर लिया। रीजन यही है स्लो करने का, क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझने में चीजें। ये वाला क्वेश्चन देखो, खुद ट्राई करो। ये क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी करवा दिया है, मैंने जान करके दोबारा दिया है। ट्राई करो, बताना क्या है। देखो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, चालू हो जाओ, चलो करना। गलत शलत जो आ रहा है दिमाग में डाल दो, वो करो, करना तुम्हें ही है। और बस एक लास्ट लेक्चर और लगेगा और तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। लव ट्राई कर बेटा। क्या लग रहा है कौन सा वाला कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सोचो सोचो। लव पहले तो मेरे को ये बता बेटा, CH3 का कौन सा इफेक्ट होगा, लगेगा? मैम प्लस आई। और कौन लगाता है CH3? और कौन सा इफेक्ट लगाता है? हाइपर कंजुगेशन भी लगाता है ना? यस मैम। ठीक है, तो दो इफेक्ट लगाता है, बट हाइपर कंजुगेशन ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, राइट? NO2 कौन सा इफेक्ट लगाता है? मैम माइनस आई। -I और -M। हाँ, तो दोनों बोलो भाई, एक बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? एंड OCH3 कौन से दो इफेक्ट लगाता है? बोलो बोलो। प्लस एम एंड माइनस आई। वेरी गुड, तो प्लस M को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो एक काम करूं, ये हटा दूं मैं, ध्यान से देखना। ये प्लस आई वाला हटा देती हूँ, यहाँ से मैं माइनस आई वाला हटा देती हूँ, है ना? और यहाँ से मैं माइनस आई वाला हटा देती हूँ। क्लियर? और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है तो कुछ नहीं लगाएगा, है ना? ये देखो। अब तुम्हें देखना है कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करेगा सबसे ज्यादा, फिर बता दो। शाबाश, फटाफट बताओ। +H वाला करेगा, +M वाला करेगा, या -M वाला करेगा? मैम -M वाला। -M वाला। और बताओ, शाबाश, बोलना पड़ेगा बेटा, तभी मजा आएगा करने में। हाँ सलोनी बोल बेटा। मैम अरे एक बात बताओ, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर? अगर तुम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे तो कोई ऐसा ग्रुप लगाओ ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो खींचे -M से, वही तो स्टेबलाइज करेगा। देखो ना, कर रहा है ना स्टेबलाइज। देखो ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ आएगा रेजोनेंस में है, वो मस्त स्टेबलाइज कर रहा है। अभी तो लिखवाया, ये क्या लिखवाया था मैंने, ये देखना। देख के भी तुम अनदेखा कर रहे हो चीजों को क्या? तो सबसे ज्यादा थर्ड वाला होगा, बोलो। मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड दोबारा दिखाना। ये लो। उसके बाद किसका नंबर आएगा बताओ भाई? फर्स्ट वाले का आएगा। फर्स्ट वाले का। वेरी गुड, फर्स्ट का आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड और फोर्थ में तो मैम +M+H लग रहा है। +M+I लग रहा है। देखो है क्या कोई ऑप्शन? मैम B और C तो हट गया। अब ये देखो, सेकंड वाले में सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन आयन, या फोर्थ वाला? बोलो बोलो सारे। मैम सेकंड वाला होगा। सेकंड वाला हो। सेकंड वाला। क्यों होगा आफ्ताब सेकंड वाला? क्योंकि सब बोल रहे हैं इसलिए होगा। हाँ मैम बस। वहाँ पे +H लग रहा है, जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करवा पाएगा रेदर देन +M वाले से। देखो कर, ध्यान से सुनो, +H और +M दोनों ही डिस्टेबलाइज करते हैं कार्बन आयन को, बट ज्यादा कौन डिस्टेबलाइज करेगा? +M। +M। जो जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा, वो उतना ही डिस्टेबलाइज करेगा फिर कार्बन आयन को। तो जो यस मैम। अपना जो वो हो जाएगा ऑप्शन, वो कौन सा हो जाएगा? D ऑप्शन हो जाएगा। हुआ? हाँ दक्ष बोलो। मैम जो सेकंड है वो कम स्टेबल क्यों है फर्स्ट से? कहाँ गया फर्स्ट? क्योंकि मेरा बेटा, आपके सेकंड में क्या लग रहा है? +H इफेक्ट लग रहा है। फर्स्ट में कोई +H कोई +I कुछ नहीं लग रहा। और आपको पता है +H और +I डिस्टेबलाइज करते हैं कार्बन आयन को, बट देयर इज नो एज सच इफेक्ट प्रेजेंट इन फर्स्ट वाले केस में। देख रहे हो ना, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन का तो होता Yes, ही नहीं ma'am. इंडक्टिव इफेक्ट। दैट इज व्हाई फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर ओके है? मैम। यस मैम। तो ना ये चीजें लिख लो अपने बार बार की क्या बोल रहे। ये क्वेश्चन तो भाई साहब गजब का क्वेश्चन है, गजब का।
लेवल बढ़ाऊंगी बेटा थोड़ा। चलो तुम ही बताना मेरे को, देखो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुमसे ही मैं आंसर निकलवाऊंगी, लेकिन सारे बच्चे जितने भी बैठो पार्टिसिपेट करोगे मेरे साथ साथ। गलत भी मुंह से निकल रहा है, इट्स ओके। सबको पहले तो ये बताओ, ये दिख रहा है? बताना क्या है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ये दिख रहा है सबको? बस ये बता दो। यस मैम। यस मैम। किस किस को दिख रहा है? किस किस को दिख रहा है? दक्ष को दिख रहा है, लव को दिख रहा है, हर्षप्रीत को दिख रहा है, और कौन है यहाँ पे? सौरभ जी को दिख रहा है, अलीशा एक्टिव हो, वेरी गुड रिया। चलो अब तुम मुझे बताना, यहाँ पे ऑर्थो पे लगा हुआ है NO2 और यहाँ पे भी, यहाँ पे पैरा पे लगा हुआ है, तो ये अपना कौन सा इफेक्ट लगाएगा ऑर्थो पे? बताओ। -M-I? हाय भूल गए क्या? यस मैम, वही लगाएगा। ऑर्थो और पैरा पे तो मीजोमेरिक और इंडक्टिव दोनों लगते हैं ना मेरा बेटा। मीजोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। और मेटा पे सिर्फ बोलो। इंडक्टिव इफेक्ट। मैम माइनस आई लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। वेरी, -I नहीं, प्लस आई हो या -I हो, कोई भी हो, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो ये -M-I दिखाएगा और ये वाला भी -M-I दिखाएगा। बोलो क्या कहते हो? बट Yes, क्योंकि ma'am. माइनस, चलो पहले लिख लेते हैं इसको, कौन सा क्या दिखाएगा। अब ये देखो, ये दोनों मेटा पे हैं, तो ये सिर्फ कौन सा दिखाएगा? बोलो। मैम -I इफेक्ट। -I। बहुत बढ़िया। -I। अब यहाँ पे थर्ड पे ऑर्थो और पैरा पे SCN, तो ये भी -M भी दिखाएगा और -I दिखाएगा। शाबाश, और ये भी दोनों दिखाएगा। -M के साथ। यहाँ पे देखो ऑर्थो पे CN है, तो ये CN तो -M-I दिखाएगा, और नाइट्रो पैरा पे है तो ये -M-I दिखाएगा। इतना क्लियर हुआ कौन क्या दिखाएगा? यस मैम। यस मैम। सारे ma'am. बच्चे कंफर्म करो, ठीक है मैम। अब जो फैक्टर डोमिनेंट है उसको मैं रखती हूँ, बाकी को हटाती हूँ। -I हटा दूं ना? हटा दूं? हटा यस देते। मैम। यहाँ पे तो -I दिख रहा है, हट, इसको पड़े रहने दो। यहाँ से भी -I हटा दो, और यहाँ से भी -I हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ से भी हटा दो -I, यहाँ से भी हटा दो। बात बनी? यस हाँ मैम, बन तो गई, बन तो गई। चलो बस इतना काम हो गया तुम लोगों का। अब आते हैं, अब तुम मुझे बस ये बताओ, कौन सा कार्बन आयन सबसे कम स्टेबल होगा? सबसे कम। मैम सेकंड वाला। जब तक मेरे को सारे बच्चे सेकंड नहीं बोल देंगे मैं छोड़ूंगी नहीं आज क्लास। जल्दी बोलो। मैम सेकंड वाला। मैम सेकंड वाला, शाबाश। क्योंकि सेकंड ही एक होता ऐसा केस है जिसमें ओनली -I लग रहा है, बाकी सब में -M लग रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला सबसे पीछे हो जाएगा, तो ऑप्शन मेरा सिर्फ एक एलिमिनेट हो पाया। आगे बढ़े, चलो अब आगे नजर मारो कि सब में -M लग रहा है, बट यहाँ पे नाइट्रो है और यहाँ पे CN है, फोर्थ वाले में NO2 और CN है। तो मुझे ये बताओ किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट ज्यादा होता है, NO2 का या CN का? मैम NO2 का। मैम NO2 का। NO2 का। ज्यादा होता है। तो यानी कि सबसे स्टेबल कार्बन आयन कौन सा हुआ फिर? मैम जिसके First अंदर वाला। NO2 लगा है, पहला वाला। वेरी गुड, देखो आया ना आंसर, ऐसे ही आएंगे तुम्हें, देखना। फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद सेकंड वाला या सॉरी थर्ड वाला या फोर्थ वाला? फोर्थ मैम, वाला फोर्थ होएगा। वाला। दूसरा वाला मैम। और फिर फिर उसके थर्ड बाद वाला और सेकंड वाला। फिर तो second। पहला, फोर्थ, थर्ड और सेकंड, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पल्ले पड़ी बातें। ऐसे Yes, ma'am. तुम्हें DOC के सवाल लगाने और पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस इनको आपको रिवाइज करते रहना बार 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 बार। मैंने इतने क्वेश्चन क्लास में करवा दिए, उनको भी रिवाइज कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। बाकी मैं कल करवाऊंगी, फिर बाकी मुझे और भी चीजें बतानी है, वो मैं कल कराऊंगी। तो बेसिकली अपनी 3 चीजें रह गई हैं। एक तो ऑर्थो इफेक्ट मुझे आज बताना था, बट ठीक है कोई बात नहीं, बस ये समझ में आ गया ना, जितना आज करवाया मेरे लिए बहुत है। एक SIR इफेक्ट, एक्चुअली में वो ऑर्थो इफेक्ट में ही पढ़ाया जाता है, और एक SIP इफेक्ट, और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, बस ये आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है। खत्म हो जाएगा कल चैप्टर, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लो, बस जितना भी आज मैंने कराया ना क्वेश्चन, उसको अच्छे से बैठ के रिवाइज करना, ठीक है मेरा बेटा।
फिर आगे मैं कल कराऊंगी, ठीक है? यस मैम। ठीक है, किसी को ये क्वेश्चन करने हो तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें एसिडिटी वाला बता दिया है, ठीक है, कि पीके जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ना एसिडिटी के, ये तुम सवाल कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ये भी तुम कर सकते, ये रहने दो ना, ठीक है, ये कर सकते हो तुम। बाकी मैं कल क्लास में आने के मैम बाद, इसका ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट है? अरे नहीं, तुमने पीके का वैल्यू बताना है, एसिडिटी का वैल्यू नहीं बताना। तुमने एसिडिटी का वैल्यू बता दिया, जिसने बताया मेरे को। नो डाउट सी इज मोर एसिडिक, बट उसका पीके से सबसे कम होगा ना फिर, तो सेकंड सॉरी और मैम। सेकंड कोई नहीं, सेकंड और थर्ड में से होगा, ठीक है? तो अच्छे से कर लेना, जितना मैंने करवाया उतना कर लेना, बाकी बेशक छोड़ देना, ठीक है जी? आज के लिए इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ये चैप्टर को, और बहुत अच्छे नोट पे जीओसी को रैप अप कर देंगे, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, बस बहुत है इतना। तो आपको जहां पे भी